सेठी साहब से पहला सवाल तो हम यही कर लेते हैं जिसको लेकर सभी के जहनों में सवाल है कि एक इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि इसराइली हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापता रिपोर्टेडली। आजकल तो बहुत से अखबार हुकूमतों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापते। अच्छा, आप पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें या हर जगह की, हर मुल्क की? नहीं, मेरा ख्याल है सारी दुनिया में प्रेस इज अंडर अटैक। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ इन लाइन होती है। हो सकता है फिर वहाँ की गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी हो जो ब्लॉक आ चुका है, क्या अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसका फिर हमारे साथ ऐसा कनेक्शन बनता है ना जो थोड़ा मुतनाज़े हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी ताल्लुकात की तारीख रही है एक, और वो इसराइली अखबार ये कहता है कि बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत को बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वेस्ट के साथ जो उनके गैर मामूली ताल्लुकात बढ़ाने की सलाहियत थी वो यहाँ भी काम आ सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने हमेशा ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र को अपनाया, लेकिन बैकडोर वो अमलियत पसंदी का भी मुजाहरा करते रहे। उन्होंने बैकडोर चैनल के ज़रिए कुछ हटकर भी मामलात देखे, जैसे हमने जाते जाते रशिया का उनका विजिट देखा, इसी तरफ इशारा हो। और उनका ये कहना है कि इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो जाएं। फिर उन्होंने इसको थोड़ा बहुत लिंक किया है उनकी जो रिश्तेदारी इमरान खान साहब की गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ है, फिर जो लंदन के मेयरशिप के लिए इलेक्शंस हुए उसमें भी जो इमरान खान साहब का किरदार रहा कि उन्होंने मुस्लिम सादिक खान साहब को सपोर्ट करने के बजाय अपने जो उनके बरादर निस्बती थे उनको सपोर्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि वक्तन फ़वक्तन ऐसे रिपोर्ट्स आती रहीं कि इमरान खान साहब ने गोल्डस्मिथ फैमिली के ज़रिए इसराइली हुक्म को पैगामात भेजे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए वो कोई एफर्ट कर सकते हैं। बेशक ये मुश्किल चैलेंज होगा उनके लिए, लेकिन वो ऐसा कर लेंगे। फिर इमरान खान साहब के दौर में एक एमएनए थी पीटीआई की, उन्होंने पाक इसराइल ताल्लुकात बहाल करने पर दलाइल भी दिए थे, यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद भी हैं, ये सबके सामने है वो वाली वीडियो। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो लॉबीज हैं उनको एफर्ट करनी चाहिए। और अब जब ये मजमून सामने आया है, इमरान खान साहब इकोनॉमिस्ट में, द टेलीग्राफ में इससे पहले मजमून लिखते रहे हैं, लेकिन ये इसराइली अखबार में आने वाला पहला बिला वास्ता मजमून है जो उनकी रिहाई के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देता है। और ये आयनूर बशिरोवा हैं कोई, उन्होंने लिखा है। आप मुझे ये बताएं, इसको लेकर पाकिस्तान की सियासत में अभी उतनी हलचल नहीं मची जितनी यूजुअली मचा करती है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट करार देते आए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इसराइली अखबार का खुलकर इमरान खान साहब की हिमायत में सामने आना क्या जाहिर करता है? जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है इस मजमून की। अब आपका सवालों का जवाब के दो पहलू हैं। एक तो तारीख़ी पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ रहा है इसराइल के बारे में जी। और क्योंकि उनका एक मौक़िफ़ रहा है तो फिर सियासतदान जो हैं उन्होंने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ। और दूसरा इशू ये है कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है, उनका क्या जज्बात हैं। और तीसरी ये कि पब्लिक के अलावा जो मजहबी जमातें हैं उनका क्या एजेंडा है रिगार्डिंग इसराइल एंड रिकग्निशन ऑफ इसराइल और पैलेस्टाइन जी। ये तीन इश्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा मैं, अगर आप इजाज़त दें तो बैकग्राउंड बता के फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि ये क्यों हो रहा है इस वक्त। अच्छा। देखिए, पहली दफ़ा जब हमने सुना था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोच रही है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसराइल की मुखालफत करने का, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे और फ़ायदा क्यों नहीं जी? नुकसान ऐसे कि इसराइल हिंदुस्तान के करीब बहुत हो गया है और इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, इंटेलिजेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और हम महरूम हो चुके हैं इसराइली टेक्नोलॉजी से, इसराइली सपोर्ट से। और हमें ज़रूरत है कि इसराइल को न्यूट्रल किया जाए विज़-वी इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर हम यही अपोजिशन में रहेंगे तो इसराइल विल नेवर बी न्यूट्रल, इट विल बी प्रो इंडिया। एक ये। दूसरा ये कि बिकॉज इसराइल इज़ क्लोज टू इंडिया, इसराइल इज़ क्लोज टू अमेरिका, तो फिर अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो भी इतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे अगर हम इसराइल को कंटिन्यू करें टू अपोज इट। सो बेहतर ये है कि हम कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करें जिससे हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि नुकसान ये हो रहा है कि इंडिया बड़ा
धंधन आ रहा है, बिकॉज सारी वेपनरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, स्पाइंग सारा इसराइल से मिल रहा है उनको, एंड उसको न्यूट्रलाइज करना। और फ़ायदा क्या है? कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है। धंधन आते रहते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं, मगर जो लेटली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं दुनिया में वो प्रो इसराइल चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेन मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलाइज किया जाए, और कुछ नॉर्मलाइज कर भी चुके हैं। अच्छा, वो तो मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो उसके बाद हुआ नॉर्मलाइजेशन। अच्छा। तो उस वक़्त आपको याद होगा कि एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इजरायली जहाज़ चक्कर लगा रहे थे इस्लामाबाद का। पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया। फिर ये खबर आई जिसको तस्लीम कर लिया, वो ये कि उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी साहब, अच्छा, जो कि मुशर्रफ के दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे, हाँ जी, उनको टर्की के अंदर, अच्छा, उनकी एक मुलाकात हुई इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अच्छा, बताया नहीं गया कौन था, बट इट्स स्पेकुलेटेड कोई इजरायली फॉरेन, कोई ऑफिशियल था टॉप। और टर्की इसलिए बिकॉज टर्की के बड़े उस वक्त बड़े अच्छे रिलेशंस थे विद इजराइल। अच्छा, इसलिए टर्की वाज चोजन टू हैव अ शॉर्ट डायलॉग विद इजराइल, ताकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी रहे। ओके, इस्तांबुल में मिले ये? इस्तांबुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात ये है कि तो उसके बाद जब खुर्शीद कसूरी को पूछा गया क्या हो, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, ऐसी नहीं, जस्ट एक्सीडेंटल मुलाकात हुई, कोई ख़ास बात नहीं हुई है वो। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ की हुकूमत उस वक्त सोच रही थी कि हम किसी तरीके के साथ कोशिश करें कि ये जो बर्फ़ को पिघलने की कोशिश करें, अच्छा, बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो खैर वो फिर इनिशिएटिव जो रह गया। मगर अब हाल ही में आपने देखा कि 2020 में अमेरिका की और इजराइल की जो कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ मुस्लिम ममालिक को उधर लाया जाए जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएं, तो 2020 में यूएई और बहरीन, सूडान, मोरक्को, इस किस्म के जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने फैसला किया कि हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं इसराइल के साथ। जी। उसके बाद 2020 के बाद दुबई के अंदर और अबू धाबी में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी इसराइलीज़ की आई। इसराइलीज़ ने आके वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदनी शुरू कर दी एंड सो ऑन, कंट्रीब्यूटिंग टू द बूम। और रशिया और इसराइलीज़ आके वहाँ ख़रीद रहे थे प्रॉपर्टीज़। इम्कान यही था कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। अगला इम्कान ये था कि सऊदी अरेबिया के साथ भी कुछ ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, बिकॉज MBS जो थे वो चाहते थे कि अब पुराने ज़माने की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी, अब हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन के अंदर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। मगर उनका एक कंडीशन ये थी कि फ़लस्तीन का जो मसला है इसको हल किया जाए तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर उसके बगैर वो चलते हैं इस रुख पे तो उनके लिए मसला हो जाएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया में एज इन पाकिस्तान दहाइयों से एक एंटी इसराइल पैराडाइम चल रहा है, एंटी इसराइल कॉन्शियसनेस, कल्चर, पॉलिटिक्स चल रही है, और उसको रिवर्स करना रातों रात नहीं हो सकता। और उसमें सबसे आगे जो है वो मजहबी लॉबीज़ है, और मजहबी लॉबीज़ आपको पता है कि आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वोकल। सो MBS को बड़ी केयरफुली मूव करना था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये फ़लस्तीन जब उन्होंने ये कंडीशन अटैच की कि जी फ़लस्तीन के लिए कुछ करें ताकि हमारे हाथ मजबूत हों, तो इजरायली कैबिनेट ने ये रिजेक्ट कर दिया सऊदी ओवरचोर। सऊदी ने जो कहा ना कि आप भी कुछ करके दिखाएं ताकि हम करें, हम करना चाहते हैं। हाँ। तो सऊदी कैबिनेट ने कहा नहीं, हम पैलेस्टाइन के ऊपर कोई कंसेशन नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये फॉल थ्रू हो गया। फिर कोविड हो गई। अच्छा। तो ये सारा कुछ ये मामला ही ठप पड़ गया। मगर अब जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि ब्लिंकन ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है कि उनकी उम्मीद है कि नए अमेरिकी सदर के आने से पहले, नए सदर के इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये सऊदी अरेबिया जो है ये नॉर्मलाइज कर लेगा रिलेशंस विद इजराइल। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है उसकी, ये उसने एवं नहीं कही। कुछ लोग कहते हैं उसने एवं कहा है इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए क्योंकि इलेक्शंस हैं, मगर इसके पीछे कोई ना कोई पेशकदमी होगी, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं। नया प्रेसिडेंट को आने में 3 रह जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मगर इलेक्शन तो 2 महीने में होनी है। तो अगर इसका कोई फ़ायदा उठाना है इलेक्ट्रली, तो मेरा ख्याल है समथिंग विल हैव टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इसका ये मतलब है कि ब्लिंकन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी को ऑन बोर्ड आना चाहिए। अच्छा।
हम इसराइल के साथ मिलके वॉर जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और जैसे ही ख़त्म होता है वो एक अच्छा मौका होगा, डेमोक्रेट्स के लिए भी क्रेडिट मिल जाएगी, हाँ। सऊदीज़ भी कह सकेंगे अब वॉर ख़त्म हो गई है और इसराइल ने ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया जो है शायद बढ़ के नॉर्मलाइज कर ले कि उनकी कंडीशन पूरी होगी जो उन्होंने पहले लगाई थी। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर इसराइल का क्या इंटरेस्ट है? जाहिर है कि नॉर्मलाइज हो जाए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मगर देखें मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया एंड द नेबर्स। पाकिस्तान इज़ अ मेजर प्लैंक इन द मुस्लिम वर्ल्ड। साउथ इसराइलीज़ का काफ़ी अरसे से ये कोशिश है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। पाकिस्तान की कभी ये कोशिश रही कि हमें कोई लड़ाई झगड़े इसराइल के साथ करने की क्या ज़रूरत है, अगर फ़लस्तीन और वहाँ के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मान जाते हैं तो हम कौन होते हैं चौथे महले बह के झंडा लेके खड़े हैं, ठीक। तो मगर ये काम सारा ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द व्हाट इज़ हैपेंड रिसेंटली इन हमास। तो अगर ये नॉर्मलाइज हो जाता है, किसी से वहाँ सोल्यूशन आ जाती है, अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि स्टेज सेट हो जाएगी फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इसराइल। अगर सऊदी अरेबिया आगे बढ़ जाए, अगर वो बढ़ गया तो फिर बहुत से OIC के जो ममालिक हैं उनको भी अमेरिका और सऊदी अरेबिया कन्विंस कर लेंगे कि आप ही आ जाएं। अच्छा, और ऐसा पाकिस्तान के लिए भी? और पाकिस्तान विल बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसकी यहाँ हिम्मत है पाकिस्तान की कि वो करे सऊदी इसराइल के साथ न्यूट्रल? ये मजमून बता तो रहा है किसकी हिम्मत है। अब वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब हम सियासतदान जो थे, नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहब, वो कमज़ोर थे। उन्हें डर ये था कि जिस दिन हमने इसकी हमायत की तो यही इस्टेब्लिशमेंट जब हमें निकालने जाएगी तो यही हमारे गले डाल देगी, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़े इन चीज़ों पर। अच्छा। तो अब ये जो मजमून है ये इशारा कर रहा है कि, और ये मजमून एवं नहीं लिखा गया, इसके पीछे ज़रूर कोई सोच है, कोई ब्रीफिंग है कि ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को भी साथ लाया जाए। सऊदी अरेबिया भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए वो ये करेगा कि पाकिस्तान भी आ गया है। आफ्टर ऑल इट्स 250 मिलियन पीपल। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो फिर कल को इंडोनेशिया भी आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मेजर इशू जो है ये हल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया अकेला नहीं रहना चाहता, अच्छा, ठीक। तो क्योंकि UAE ने तो कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, मगर जब सऊदी अरेबिया करेगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इट्स द होम ऑफ इस्लाम एंड मक्का मदीना एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल सऊदी की तरफ से भी प्रेशर, जब सऊदी ने ये फैसला कर लिया कि हमने इसराइल के साथ कुछ करना है तो, और अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा जी। मगर ये अब आइए यहाँ इस मजमून के तहत। हाँ जी। अब यहाँ ये मजमून कहता है कि इमरान खान एक वाहिद बंदा है, जब ये चीज़ होने जाएगी या चाहेंगे कि ये हो जाए तो खान वो बंदा है जो कि ये काम कर सकता है। क्यों ये क्यों कर सकता है? उसकी उन्होंने दो वजूहत दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि खान के बड़े तल्लुकात हैं ज़ाती तौर पे विद द गोल्डस्मिथ फैमिली, जिनके बड़े सियासी तौर पे तल्लुकात हैं विद इसराइल, ठीक। तो ज़ाती तल्लुकात एंड आगे पॉलिटिकल तल्लुकात। और ये जो इस वक्त जो इमरान खान की हमायत हो रही है इन अमेरिका एंड एल्सवेयर, उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है ऑफ दी गोल्डस्मिथ फैमिली। और इसीलिए अमेरिका के अंदर भी जो इजरायली लॉबी है, वेदर इट्स इन द अमंग द रिपब्लिकन्स और इन द डेमोक्रेट्स, वो हमेशा फ्रंट फुट पे आके वो खेलते हैं। और अभी जो रेजोल्यूशन कांग्रेस में जो हुई है उसके अंदर जो लीडिंग लाइट्स हैं वो जूइश सेनेटर्स या कांग्रेसमैन हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी एफर्ट क्रिएट की जा रही है कि एक लॉबी क्रिएट की जाए, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पहले नॉर्मलाइज करे और फिर पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। अब वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ये इनका सपोर्ट बेस नहीं है, ये इस किस्म का ख़तरनाक फ़ैसला वो कर ही नहीं सकते। वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो बस की गल कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी प्रोविंस में महदूद है। नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त इन ट्रबल्ड वाटर्स है, वो तो कोई रिस्क नहीं लेंगी, हर बात एस्टैब्लिशमेंट की मान रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो खान साहब जो कहें वो यकीन करने के लिए तैयार है। अगर वो कहते हैं कि सूरज जो है वो चांद के इर्द गिर्द घूमता है तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि जी इसराइल पाकिस्तान का दोस्त है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपने देखा नहीं कि वहाँ अमेरिका के अंदर जो प्रोफेशनल फिजिशियंस हैं या उनके अंदर भी लॉबीज़ हैं कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए। अभी वहाँ से अमेरिका से एक प्रोफेशनल्स की डेलीगेशन उठ के गई थी इसराइल,
मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ देम वर सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई, बट जाहिर है दे वर प्रिटेंडिंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। अच्छा। वो भी एक चक्कर लगा के आए हैं इसराइल का। अच्छा। और अब ये आर्टिकल भी आ गया है और उधर और वो भी इजरायली अखबार में आया है। तो इसमें लगता मुझे ऐसे ही है कि अगर सलमान जो है MBS मोहम्मद बिन सलमान वो अगर कर लेते हैं तो उस और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी फॉलो करे। और अगर पाकिस्तान तो नहीं फॉलो करेगा विदाउट इमरान खान, और इमरान खान वाहिद बंदा है जो कि अगर ये चाहे तो वो कर सकता है। और गोली जो वो देनी पड़ेगी वो अवाम जो है एक्सेप्ट फॉर द रिलीजियस पार्टीज़ बाकी सारी जो है वो मान जाएंगी। ये नून लीग वाले और PTI वाले तो शोर डालेंगे, ये कहेंगे देखो जी ये हो गया, मौलाना फजल रहमान शोर डालेंगे। मगर आपकी जो वोटिंग पब्लिक है, मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पब्लिक जो इस वक्त खान साहब के साथ हैं, स्पेशली एक्सपैट्रियट्स के पास बहुत पैसा है, दे वेरी इन्फ्लुएंशियल और PTI सपोर्टर्स हैं। आई थिंक अगर कोई बंदा कर सकता है नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल तो वो इमरान खान है। और ये गलत बात नहीं कह रहे, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने पहचान लिया है कि एक ही बंदा है यहाँ जो इस किस्म का मुश्किल फैसला अगर करता है तो अवाम जो है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। और वो जो शोर आएगा, शराबा आएगा कि जी ओ ये हो गया, उसको ये बर्दाश्त कर लेगा, उसको विद स्टैंड कर लेगा, स्पेशली अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होगी तो। मगर अभी सूरत हाल वो नहीं आई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है इस वक्त और एनी इशू, ये तो बात की बात है। और अभी तो खैर वो जेल में है, वहाँ से तो ऐसा कोई बयान दे ही नहीं सकते। और अगर वो कभी बयान देगा भी तो बयान उसी किस्म का होगा जैसे MBS ने बयान दिया था कि अगर तो इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है जो कि हमास को और हिजबुल्लाह को और बाकी पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्टेबल है, तो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि MBS ने यह भी कहा था आयशा कि अगर मैंने कोई इस किस्म का कदम उठाया जिसमें मेरी आवाम जो है वो मेरे खिलाफ हो जाती है तो आई मे बी असैसिनेटेड। ये उसके लफ्ज़ हैं, आई मे बी असैसिनेटेड। तो वो अमेरिका को कह रहा है टेक इट ईजी, गो स्लो, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता।